इस वीडियो में हम कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि का विकास भूमि संबंधों का संगठन भूमि अनुदान के माध्यम से हुआ था। इस अनुदान की प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में 12वीं शती तक व्यवहारिक रूप से इस पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि विस्तार का मतलब अधिक से अधिक नियमित रूप से विकसित कृषि तकनीक, खेत जोतना, सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल होता था। कृषि प्रक्रिया की संस्थागत व्यवस्था, उत्पादक के साधनों का नियंत्रण एवं उत्पादक के नए साधनों ने इस विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विस्तार के साथ नए ग्रामीण तनाव भी पैदा हुए हैं। कृषि और गैर कृषि उत्पादकों से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इस इकाई में इन सभी पहलुओं की चर्चा की गई है। अंत में प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि की अर्थव्यवस्था के स्वरूपों की चर्चा की गई। आइए कृषि के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। कृषि विस्तार की शुरुआत ब्रह्मदेय और अग्रहार बस्तियों से हुई है। ये ब्राह्मणों को चौथी सदी के बाद में दिए गए भूमि अनुदान थे। बाद की सदियों में यह कृषि विस्तार एक स्वरूप एवं सार्वभौमिक हो गया। 18वीं से 12वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया का विस्तार हुआ था। कब हुआ था? 18वीं से 12वीं शताब्दी में। कृषि के विकास की प्रक्रिया पराकाष्ठा पर जा पहुंची थी। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लोगों ने, जैसे कि ब्राह्मण, मंदिरों, राजा की सरकार, अधिकारियों को मिले भूमि अनुदानों के कारण यह संभव हो सका था। क्यों संभव हो सका था? इनके कारण। ठीक है। हालांकि भौगोलिक एवं पारिस्थितिक कारकों की वजह से इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं आ गई हैं। भौगोलिक और कालानुक्रमिक प्रतिरूप। खेती का विस्तार सिर्फ खाली जमीनों पर ही नहीं हुआ था, बल्कि जंगल साफ करके हुआ था। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता रही है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि भूमि अनुदान पहले बाहर पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में हुआ था, बाद में धीरे धीरे गंगा घाटी के मैदानों तक फैल गया था। गंगा घाटी के मैदानों तक फैल गया था, जो कि ब्राह्मणवादी संस्कृति की केंद्र थी। जो कि किसका केंद्र थी? जो कि ब्राह्मणवादी संस्कृति का केंद्र थी। ब्राह्मण पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में मौसम, खेत की जोतने, पशु की रक्षा कर विशेष रूप से कृषि की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। खेती के नए तरीकों का प्रचार कर सकते थे। हालांकि यह बात पूरे भारत में सच नहीं है, क्योंकि भूमि अनुदान व्यवस्थित और संस्थाबद्ध खेती करने वाले क्षेत्रों पर दूसरे पारिस्थितिक तंत्रों में भी प्रचलित थे। इन भूमि अनुदानों का उद्देश्य इन सब क्षेत्रों में नई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना था। भूमि अनुदान व्यवस्था कालानुक्रमिक प्रतिरूप से निम्न बातें उभर कर सामने आती है। वो बातें क्या क्या उभर कर सामने आती है, देख लेते हैं। नंबर 1, 4वीं से 5वीं शताब्दी में मध्य भारत, उत्तर दक्षिण आंध्र के बड़े हिस्से में विस्तार हुआ था। उसके बाद में 5वीं से 7वीं शताब्दी में पूर्वी भारत, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। 7वीं से 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु और कर्नाटक में हुई थी। 9वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। 12वीं के अंत में शायद पंजाब को छोड़कर, कि सिर्फ पंजाब को छोड़कर पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में किसकी शुरुआत हो गई थी? भूमि अनुदानों की। वैचारिक पृष्ठभूमि। जमीन दान देने का विचार दान के महत्व को दर्शाता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्राह्मणों को दान और उपकार देना, पुण्य कमाने और पाप को नष्ट करने का सबसे सही तरीका बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों को जीविका उपलब्ध कराने के लिए यह एक पहले से सोची समझी कोशिश है। गुप्त काल के बाद में सदियों की कई स्मृतियां पुराणों में ब्राह्मणों की खेती की जमीन अनुदान देने और तांबे की स्मृति पत्रों पर दान दर्ज कराने की बात की गई है। दान में दी जाने वाली कई वस्तुएं कई प्रकार की होती थी। मतलब दान में क्या क्या वस्तुएं दी जाती थी, उनको देख लेते हैं। खाद्यान्न, अनाज, धान, चल संपत्ति जैसे सोना और मुद्रा, अचल संपत्ति जैसे कि खेती की जमीन, बाग और रहने योग्य जमीन। कब ये सब चीजें कब दान में दी जाती थी? पुराणों में दान में दी ये क्या है कि पुराणों में दान में दी गई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है? दान में दी गई वस्तुओं के अंतर्गत हल, गाय, बैल भी आते हैं। ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में जमीन दान सबसे उत्तम माना जाता है। दान के दुरुपयोग की स्थिति में अभिशाप का भोगी बनने के भय से ब्राह्मणों को दी गई जमीन इनको वापस लेने की प्रथा दान की प्रक्रिया को बनाए रखा गया था। इस प्रक्रिया में भूमि अनुदान धर्मशास्त्र में प्रतिपादित एक निश्चय कानूनी तरीके के अनुसार किया जाता था। प्रारंभ में भूमि अनुदान वैदिक पुजारियों, जो कि क्षत्रिय अग्नि पुजारियों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? शुरुआत में क्षत्रिय
क्षत्रिय अग्नि पुजारियों को दिया जाए, लेकिन 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिर के पुजारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा था। 8वीं शताब्दी में कृषि का विस्तार और संगठन में मंदिर एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में केंद्रीय भूमिका अदा करने लगा था। दक्षिण भारत के संदर्भ में मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान दिए गए अनुदान, चाहे वह भूमि अनुदान हो, पूरे गांव के रूप में हो, देवदान के नाम से जाने जाते थे। देवदान क्या होते थे? दक्षिण भारत के संदर्भ में मंदिरों को दिए गए अनुदान, चाहे वह भूमि भागो या फिर पूरे गांव को देवदान कहा जाता है। यह बात जोर देने लायक है कि यह प्रक्रिया एक फुहार के रूप में शुरू हुई थी और बाद में एक शक्तिशाली धारा बन गई। भू संपत्ति प्राप्त करना सिर्फ ब्राह्मणवादी मंदिरों तक सीमित नहीं था। गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक संस्थाओं जैसे कि बौद्ध और जैन जिनके कि सामोह और बसाडी में विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में नहीं है। कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी भारत में जमींदार बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। इस बारे में आपको खंड तीन में विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके प्रश्न नहीं देखेंगे, हम सीधा मतलब इनके जो इग्नू का मटेरियल सिर्फ उसकी रीडिंग करेंगे। कृषि संगठन अर्थव्यवस्था बहुत जटिल होती है। इसे अनुदान क्षेत्रीय पद्धति के गहन अध्ययन, ब्राह्मणदेय और गैर ब्राह्मणदेय मंदिर अनुदान व्यवस्था की भूमिका व चरित्र से समझा जा सकता है। भूमि अधिकार की प्रकृति, विकास और कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों के परस्पर अंतर्गत उत्पादकता एवं अंतःक्रिया को समझने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओं के स्वरूप एवं उनकी भूमिका। ब्राह्मणदेय, पहले क्या है? ब्राह्मणदेय। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में मिले खेत या फिर पूरे ग्राम ब्राह्मणदेय अनुदान कहा जाता था, जिसे भूस्वामी भू नियंत्रक हो जाते थे। इसका मतलब है कि खाली जमीनों को खेती में लाना होता था। मौजूदा खेतों को ब्राह्मणों के द्वारा प्रभावित नई अर्थव्यवस्था में लाना होता था। इन ब्राह्मणों ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों को नौकरी के जरिए, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अंतरजातीय के जरिए नई अर्थव्यवस्था में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उदाहरण के तौर पर शूद्रों को कृषक वर्ग में लाने के लिए तत्कालीन ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में तार्किक रूप देने की कोशिश की गई है। जैसे कि वो लास्ट में एंटर हुए थे तो उन्हें मतलब स्लेव के रूप में, काम करने वाले के रूप में मतलब माना जाता है और उन्हें अस्पृश्य कहा गया है। ब्राह्मणदेय के रूप में भूमि अनुदान के प्रचलन की शुरुआत शासक वंशों के द्वारा की गई थी और उसके बाद छोटे राजा और सामंत आदि भी इसका अनुसरण करने लगे थे। ब्राह्मणदेय अनुदानों ने कृषि के विस्तार में सहायता क्यों की? उन्होंने बहुत से करों और देयों से पूरी तरह या कम से कम प्रारंभिक अर्थव्यवस्था छूट मिली हुई थी, जिस उदाहरण के लिए 12 वर्ष की। उन्हें बहुत तरह के विशेषाधिकार भी मिलते थे। शासक परिवार संसाधनों के आधार में विस्तार से आर्थिक लाभ पाते थे। इसके अलावा ब्राह्मणदेय अनुदान देने से उन्हें अपनी राजनीतिक संस्था के लिए वैचारिक आधार मिलता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मणदेय जमीन देय के रूप में जमीन या एक ब्राह्मण को या फिर ब्राह्मणों के परिवारों को या फिर कुछ से लेकर 100 परिवारों को, कभी कभी 1000 भी दी जाती थी। ब्राह्मणदेय आवश्यक रूप से बड़े सिंचाई के साधन जैसे कि तालाब के निकट होते थे। ब्राह्मणदेय मतलब ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती थी वो सिंचाई के साधनों के निकट होते थे, ताकि जो लोग मुख्य धारा में नहीं है, सीमांत प्रदेशों में रहते हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब ब्राह्मणदेय अनुदान दिए जाते थे उस भूमि के निकट नए सिंचाई साधनों का निर्माण किया जाता था। यह सिंचाई का कार्य सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में, उन इलाकों में विशेष कर किया जाता था जो कि वर्षा पर निर्भर थे। नई घाटी क्षेत्रों पर जहाँ खेती होती थी वह कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के साथ मिलकर किया जाता था। कभी कभी 2 या 2 से अधिक बस्तियों को साथ में जोड़कर भी ब्राह्मणदेय अग्रहार बना दिया जाता था। कभी कभी उन गांवों से कर वसूलने का अधिकार भूमि अनुदान करने वाले ब्राह्मणों को दिया जाता था और उन्हें दान में मिली जमीन खेती करने का अधिकार मिल जाता था। दान में दी गई जमीनों पर गांव की सीमाएं प्रायः बड़ी सावधानी से तय की जाती थी। गांव के अंदर सभी तरह की किस्में जैसे कि नम, सूखी और बाग आदि का वितरण कर दिया जाता था। कभी कभी उन्हें फसलों और पेड़ों के उल्लेख में मिलता है। जमीन दान का मतलब भूमि के अधिकार के स्थानांतरण से ज़्यादा होता था। जैसे कि कई मामलों में राज्य और आर्थिक संस्था के साथ साथ मानव संसाधन जैसे कि किसान, कारीगर, दूसरे लोगों को भी दान पाने वाले लोगों के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाता था। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिनमें गांव के लोगों की सामुदायिक जमीनों या फिर तालाब, झील पर अतिक्रमण कर लिया जाता था। इस तरह ब्राह्मणदेय इन बस्तियों में कृषि उत्पादकता के प्रबंधन हो गए। इनके लिए उन्होंने अपनी सभाएं संगठित कर ली थी। गैर धार्मिक अनुदान 7वीं सदी के उपरांत में राजकीय अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिया जाने लगा था। विशेष महत्व है क्योंकि ये एक
जमींदार वर्ग का उदय हुआ जो कि ब्राह्मणदेय नहीं थे। गैर अनुदान, स्टार्टिंग में अनुदान किसको दिए जाते थे? धार्मिक रूप से, बाद में उनको गैर अनुदान के रूप में। कब स्टार्ट किया गया था? 7वीं शताब्दी में। किसके कार्यकाल में? मतलब कौन सा मतलब राजवंश उस टाइम पे राज कर रहा था? गुप्त वंश, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनें दान देने का उल्लेख प्रारंभिक रूप से 200 ईस्वी में मनु के समय में मिलता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। मध्य भारत में राजस्थान, गुजरात, बिहार और बंगाल के साहित्य ग्रंथों में पता चलता है कि मंत्री, रिश्तेदार, वैसे लोग जो कि रक्षा सेवाओं में संलग्न थे, उन्हें 10वीं से 12वीं शताब्दी में कई तरह के अनुदान दिए गए थे। पाल भूमि चार्टर में उल्लेख में राजा, राजपुत्र, राणा और महासामंत लोग मुख्य जमीन से जुड़े हुए जमींदार जो कि एक क्षेत्र में अधिकारियों को मिले अनुदान से अलग होते थे। उदाहरण के तौर पर हम आधा दर्जन परमार अधिकारियों के बारे में सुनते हैं, परंतु उनमें से कुछ तो जमीनों के अनुदान के रूप में मिली हुई थी। गुजरात के चालुक्य के अधीन ऊंचे अधिकारियों को सामंतों को बहुत बड़े भूमि क्षेत्र अनुदान के रूप में दिए गए थे। प्राप्त प्रमाण यह बताते हैं कि असम, बंगाल, बिहार में कुछ मिलाकर जो अनुदान दिए गए थे उनमें से अधिक अकेले उड़ीसा में दिए गए थे। इसके अलावा अधिकारियों को विशेष अनुदान मिले जिनके अंतर्गत विशेष वसूली प्राप्त कर सकते थे। इसकी अवधि तय नहीं है, परंतु यह निश्चित रूप से ऐसे बिचौलिए पैदा करते थे जिनकी पट्टेदारों की जमीन में रुचि होती थी। देवदान क्या होता है? अभिलेखों से यह विशेष प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान उपहार में मिलते थे। धार्मिक प्रतिष्ठानों में उपहार में मिलते थे। ये स्थान कृषि बस्तियों के लिए कृषि केंद्र बिंदु का काम करते थे और संस्कृति संक्रमण के जरिए किसान बस्तियों और जनजातीय बस्तियों को एकीकृत करके मंदिर की जमीन पट्टे पर पट्टेदारों को दी जाती थी, जो कि उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर को देते थे। ऐसी जमीन अग्रहार व्यवस्था के ब्राह्मणदेय महाजनों की सभा के द्वारा संचालित की जाती थी। गैर ब्राह्मणदेय बस्तियां जो कि मंदिरों की मुख्य संस्था बन गए थे। गैर ब्राह्मणदेय बस्तियों में भी मंदिर मुख्य संस्था बन गए थे। मंदिरों की जमीनें गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई मंदिर कार्यकारिणी समिति के द्वारा संचालित होती थी, जैसे कि तमिलनाडु के विलाज, कर्नाटक व आंध्र के ओकालू और कंपलू। तमिलनाडु के विलाज, कर्नाटक के व आंध्र के ओकालू एवं कंपन आदि। जातीय संघ धार्मिक के इर्द गिर्द काम करता था, जिसमें विभिन्न वर्गों को जाति और कर्मकांड के स्तर दे दिया जाता था। इस प्रक्रिया में वैसे लोग जिन्हें कि शुद्ध और निम्न पेशे वाला समझा जाता था, वे अछूते समझे जाते थे। उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। उन्हें बस्ती से बाहर रहने को जगह दी जाती थी। मंदिरों की जमीनें देख रेख ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण देव और भूपति अभिजात्य वर्ग किया करते थे। स्थानीय इकाइयों जिनमें भूपति अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व सिंचाई के साधनों को नियंत्रित करती थी। इस तरह के ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जमीनों और नौकरी प्रदान करने वाले भूमि पर विशेषाधिकार रखने वाले वर्ग प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि में प्रमुख स्थान रखते हैं। नए भूपति अभिजातियों के अंतर्गत किसानों के प्रधान और स्थानीय किसानों के प्रमुख, जिन्हें की कानूनी अधिकार, देखरेख के और स्वामित्व का अधिकार आते हैं। दूसरे शब्दों में राजा और वास्तविक उत्पादक के बीच में बिचौलियों का वर्चस्व उभर गया था। भूमि का अधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू अनुदान पाने वाले को दिए जाने वाला अधिकार है। दिए जाने वाले अधिकार में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार हैं, जैसे कि करों को भूमि कर, जो कि राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसे राजा और सरकार को दिया जाता है। जमीन को प्राप्त करने वालों को सौंप दिया जाता था। ऐसे परिहार और छूट का संदर्भ ताम्रपत्रों और शिलालेखों में मिलता है, जिनमें छूट के संदर्भ में बात दर्ज की गई है, जो कि वास्तव में राजा को देय होती थी और उनमें अदायगी पाने का अधिकार जमीन पाने वाले को हस्तांतरित कर दिया जाता था। वो राजा को दी तो जाएगी, लेकिन राजा के पास नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी? जिसको भूमि अनुदान दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रों के आधार पर किया जाता है, जो कि भूमि पर राजा के अधिकार को स्थापित करना चाहते थे और ऐसे अनुदानों के उचित ठहराते थे, जिससे कि बिचौलियों का उदय हुआ। हालांकि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि प्रारंभिक भूमि अधिकार का आधार सामूहिक भी होता था, लेकिन निजी स्वामित्व या फिर अधिकार इस बात से पता चलता है कि जमीन पाने वाले को भूमि देने अथवा हस्तांतरित करने का अधिकार था। उन्हें इन बस्तियों में दूसरे वंशानुगत लाभ भी मिलते थे। भूमि उपहार अक्सर जमीन खरीदने के लिए दिए जाते थे। संभवतः धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार के वंशानुगत स्वामित्व का विकास ऐसे अनुदानों से हुआ है। तकनीकी सुधार। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में सिंचाई के स्रोत नहरों, झीलों, हौज, तरका और ईरी और कुओं और किनारों में वृद्धि हुई थी। क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण बस्तियों के विस्तार में पानी के स्रोतों की सुलभता एक महत्वपूर्ण कारण है। पश्चिमी राजस्थान में अरगट्टा कुएं, बंगाल में श्रोता पानी की नहर, पुष्करणी
पुष्करणी तालाब नदी और दक्षिणी कर्नाटक में केरसा और तालाब को भी गांव के जमीन के हस्तांतरण के समय ध्यान में रखा जाता था। स्वाभाविक तौर पर पानी के स्रोत को मुख्य देने में कृषि के विस्तार में मदद मिलती है। विभिन्न तरह के जल निकासी यंत्रों की जानकारी जो कि मानव शक्ति व पशुओं के द्वारा चलाए जाते थे, शिलालेखों के द्वारा पता चलता है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ऐसे कई सिंचाई साधनों का निर्माण रखरखाव किया जाता था। इनमें से कई झीलें और तालाब आधुनिक युग के हैं और ब्रिटिश प्रशासन ने इनमें से कुछ की मरम्मत और विचार किया है। 18वीं से 13वीं शताब्दी में गुजरात राजस्थान में सीढ़ी वाले कुएं जिन्हें की वापीज काफ़ी लोकप्रिय थे। ये खेतों की सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की भी आपूर्ति करते थे। सिंचाई के साधनों में वृद्धि सिंचाई की तकनीकी के विकास के कारण हुई थी। क्यों हुई थी? सिंचाई की तकनीकी में विकास के कारण हुई थी। इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं कि इसके अंतर्गत बाढ़ के नियंत्रण, अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपयोग किए गए हैं। नदियों पर बांध बनाने के साथ साथ नहर, तालाब एवं झीलों दोनों तरह की नालिकाएं बनाई गई हैं जिनमें कि इच्छानुसार पानी रोका या छोड़ा जा सकता है। नदी से नालिकाएं निकाल कर मिट्टी के बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता है जिससे कि पानी के स्रोतों का संचालन हो सके। गर्मियों में जब नदी सूख जाती है तो तब झील, जलाशय का उपयोग अर्धशुष्क और वर्षा वाले क्षेत्रों, नदी तटों पर किया जाता है। तमिलनाडु के जलाशय का निर्माण शासक परिवारों के द्वारा किया जाता था। उनकी देखरेख स्थानीय संस्था जैसे कि सभा, ब्राह्मण सभा और मतलब गैर ब्राह्मणीय सभा, ब्राह्मणों की सभा और क्या होता है गैर ब्राह्मणों की सभा के द्वारा किया जाता है। तालाब और झीलों का रखरखाव स्थानीय राजाओं, विशेष रूप से समितियों और उसकी इकाई के लिए लगाए जाते थे। जब ब्राह्मणों को मंदिरों को उपहार दिए जाते थे तब तालाब, कुओं को खोदने के लिए राशि इजाज़त दी जाती थी। नहर और झील के निर्माण के रखरखाव के लिए भी जमीनों का निर्धारण किया जाता था। तालाब खुदवाना जमीन पाने वाले के लिए एक सुविधा का महत्वपूर्ण काम कर सकता था, इसलिए धनी लोग तालाब बनवाते थे। कृषि यंत्रों में सुधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के तौर पर अजमेर में मिले 10वीं शताब्दी के अभिलेख में एक बड़े हल का उल्लेख मिलता है। इसी तरह के हानिकारक घास आदि की निराई करने के लिए विशेष पत्रों का उल्लेख मिलता है। वृक्षार्थ में पौधों की बीमारियों को दूर करने का तरीका मिलता है। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों में जल के निकासी यंत्रों जैसे कि घटी यंत्र का उल्लेख मिलता है। अरगट्टा का उपयोग कुओं में 9वीं से 10वीं शताब्दी में राजस्थान में किया जाता था। कश्यप की कृषि सूत्री बताती है कि कश्यप की कृषि सूत्री बताती है कि बैलों के द्वारा चलाए जाने वाला घटी यंत्र सबसे अच्छा होता था, मानव शक्ति के द्वारा चलाए जाने वाला सबसे खराब, जबकि हाथियों के द्वारा चलाए जाने वाला मध्यम कोटि का होता था। और गुरु संहिता ये उस टाइम गुरु संहिता एक कृषि सूत्री किसका लिखा हुआ है? कश्यप का। और कृषि नरेश्वर, कृषि याद रहेगा, नरे याद रहेगा, स्वर ईश्वर वाला स्वर। कृषि नरेश्वर जैसे ग्रंथों में मौसम संबंधी जानकारियां मिलती है जिनका खेती में उपयोग होता है। कृषि से संबंधित साप्ताहिक लेखों में 100 से ज़्यादा अनाज में गेहूँ, जई, दाल भी है, उनका वितरण मिलता है। सुन्यास पुराण के अनुसार बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के धान उगाए जाते हैं। उर्वरक के बारे में जानकारी काफ़ी बड़ी है इस काल में। किस काल में उर्वरक के बारे में? इसी काल में, ठीक है ना। उसके बाद में खाद के प्रयोग के बारे में भी जानकारी मिलती है। नकदी फसलों जैसे कि सुपारी, पान याद रहेगा, उसमें सुपारी डाली हुई है, ठीक है। अभी वो सुपारी क्या है, वो लाल लाल पीक मुंह पे लग गया तो उसको किससे पूछेंगे? रुई से, ठीक है। अभी रुई से पूछने के बाद में मुंह में मतलब बहुत ही ऐसे गंदा सा टेस्ट आने लग गया है तो उसके लिए गन्ना खाएंगे तो याद रहेंगे। पान, सुपारी, रुई और गन्ना बार बार उल्लेख मिलता है कहाँ पे? नकदी फसलों के रूप में। किस काल में? प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में हम उत्तर बंगा के बंडिया गन्ने के बारे में बताता है। हमें उत्तर बंगा के बढ़िया गन्ने के बारे में बताता है जो कि रस निकालने वाले यंत्र के उपयोग के बिना भी रस निकाल देता है। वाह भाई। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में नारियल और नारंगी के उत्पादन का विशेष महत्व हो गया था। नारियल, नारंगी, गन्ना, पान, सुपारी, इन सब के बारे में पता चलता है। मोरको पोलो के बढ़ते उत्पादन को इंगित करते हुए बताता है कि
बताता है कि चीन के किन से शहर में हर दिन 10,000 पौंड काली मिर्च की खपत होती है, जो कि भारत से वहां जाती है। यह यूरोपीय बाजार और भारतीय अदरक की मांग, कि यूरोपीय बाजार में किसकी मांग है? भारतीय अदरक की। चीन के किन से शहर में किस चीज़ की मांग है? काली मिर्च की खपत की। ठीक है, का उल्लेख करता है। 3 फसलें उपजाने और फसल चक्र के जरिए जानकारी मिलती है। इस तरह के विकसित कृषि तकनीकों का प्रयोग देश के सभी भागों में किया जाता है, जिसमें कृषि के उत्पादक बहुत किया गया है। अब इसके बारे में ग्रामीण तनाव। ग्रामीण तनाव मतलब कि अभी सारे लोग ऐसे खुशी खुशी थोड़ा ना रहते होंगे, कुछ उनमें तनाव भी तो रहता है। तो ग्रामीण तनाव, कृषि के विस्तार के बावजूद ग्रामीण परिदृश्य समरूप नहीं था। किसान वर्ग श्रेणीबद्ध था, मतलब जैसे बड़ा फिर छोटा ऐसे, ठीक है, ऐसे श्रेणीबद्ध था। पुराने समय में पूर्व गुप्त काल में गृहपति के विपरीत अब विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की जमीन से जुड़े हुए थे, जैसे कि क्षेत्रीय, कसरक, हल्लीन और अर्धिक। इन नामों में भू स्वामित्व का कोई संकेत नहीं मिलता। इनसे लगता है कि वे विभिन्न श्रेणी के कृषकों की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण देह और गैर ब्राह्मण देह में परिवर्तन या गैर ब्राह्मण देह का अग्रहारा में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव का संभावित कारण रहा होगा। कश्मीर में दरमार विद्रोह, बंगाल में रामफल के समय में केवत्राज का विद्रोह है। तमिलनाडु में जमीन के अतिक्रमण की स्थिति में आत्मदाह, पंड्य क्षेत्र में शूद्रों के द्वारा दान में दी गई जमीनों पर कब्जा और बिचौलियों के प्रति अविश्वास का संकेत देता है। यह तथ्य है कि दान देने वाले प्रायतः ऐसी जमीनों की तलाश करते थे जहां पर खेती विवादग्रस्त नहीं हो, उथल पुथल के संकेत मिलते हैं। अग्र अनुदान के आसपास पाई जाने वाली शिलालेखों से कृषि बस्तियों में हो रही अंदरूनी उथल पुथल के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। किससे? अग्र अनुदानों के आसपास पाई जाने वाली शिलालेखों से। ठीक है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ब्राह्मण देह हत्या का विचार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ठीक है, ब्राह्मण हत्या का विचार इतना क्यों महत्वपूर्ण हो गया था कि मतलब ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी ब्राह्मण और किसान संबंधों तथा किसान राज्य और समाज जैसी विचारों की मान्यता पर शंका पैदा करता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तभी तो हम ऐसा कहेंगे ये पाप है, कहते हैं ना ऐसा। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि ग्रामीण समाज में एक दूसरे के पक्ष में, जैसे कि ब्राह्मण के बीच में ब्राह्मण, मंदिरों के बीच में धर्मनिरपेक्ष, जमींदारों के बीच में तनाव नहीं था। विनिमय व्यवस्था में कृषकों की भूमि का कभी कभी ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन आर्थिक संगठन में, जो कि मुख्य तौर पर कृषि पर आधारित है, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन, यह बाजार के नियमों पर आधारित है, जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए आर्थिक विकास की बहुत कम संभावना थी। कारीगर और दस्तकार गांवों से इस भूमि अनुदान से धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए थे। व्यापारियों एवं बिचौलियों की विशेष भूमिका नहीं थी। सिर्फ वे गांव जो कि लोहे के औजार, तेल, मसाले और कपड़ा आदि की आपूर्ति करते थे। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्था तक बहुत ही सीमित था। उपयुक्त तस्वीर 1308वीं शताब्दी के लिए काफ़ी सही है। हालांकि 500 सालों में कृषि की बस्तियों में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। स्थानीय वितरण के लिए स्थानीय बाजार देखे गए का विकास हुआ, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे। बाद में इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नियमित वितरण के कारण संगठित वाणिज्य का उदय हुआ। इसे वाणिज्य संघों के भ्रमणशील व्यापार एवं 9वीं शताब्दी के आंशिक मुद्रण का विकास हुआ। यद्यपि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इन विशेषताओं के सापेक्ष अंतर है, लेकिन इन नई अर्थव्यवस्था में कृषि की बढ़ती आसान से नजर आती है। कृषि उत्पादकों की विनिमय वैसी चीजों में होने लगा था जिसका भ्रमणशील व्यापारी काफी दूर से लेकर आते थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के अंत में भूस्वामित्व के प्रतिरूप में परिवर्तन आया। व्यापारी और आंशिक रूप से धनी कारीगर जैसे कि बुनकरों, जमींदारों के पैसे लगने लगे, अर्थात जमीन खरीदने के लिए जमीन दान देने लगे थे। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में जगती और टोटली वर्ग, जो कि बुनकर समुदाय और तेलियों का समुदाय ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। किस चीज़ में? जगती और कोटली की चर्चा बारंबार तालाब खुदवाने और उसमें के लिए की जाती है। तो ये बता दी ना कि बारंबार तालाब खुदवाने और बाग लगवाने के लिए की जाती है। प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक मतलब उसका नेचर कैसा था, वो किस तरह की थी? कृषि व्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में कई प्रकार के मत है। एक तो ये कि ये सामंती अर्थव्यवस्था थी, नेचर में सामंती थी, या फिर किसान राज्य और समाज था, कि मतलब किसान और राज्य बस दोनों की चलती थी।
सामंतवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में पहले विशेषता देख लेते हैं। सामंतवादी क्या है? पदानुक्रम पर आधारित भूपतियों बिचौलियों का उदय, अर्थात जैसे कि राजा के नीचे महासामंत, फिर उसके नीचे सामंत, ठीक है ना। सामंत और राज के अधिकारी और गैर आधिकारिक आर्थिक आधार पर भूमि प्राप्त करने वालों को सैन्य कार्य करने पड़ते थे, उन्हें सामंत की पदवी मिली है। अनुदान पाने वाले को अपनी भूमि पर खेती करवाने के लिए भूमि में ये कई प्रकार के लोगों को देनी पड़ती थी। विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रक्रिया भिन्न थी, जिससे विभिन्न वर्गों के लिए बिचौलियों का उदय, और इनमें कुलीन, भूपतियों, पट्टेदारों, जोतदारों, कृषक थे। तो यह पदानुक्रम प्रशासनिक ढांचे में नजर आता है जहाँ जमींदार जागीरदार संबंधों का उदय हुआ। दूसरे शब्दों में भारतीय सामंतवाद जमीन और उसकी उपज का असमान वितरण है। भारतीय सामंतवाद क्या है? जमीन और उसका असमान वितरण है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मजदूरी का, जबरन मजदूरी का प्रचलन। ब्राह्मण और जमीनों का दान देने वाले अन्य लोग जबरन मजदूरी जैसे कि विस्ती लेने का अधिकार का दावा करते हैं। मूलतः जबरन मजदूरी राजा या राज्य के विशेष अधिकार होता था। इससे जमीन पाने वाले छोटे अधिकारियों, गांव के अधिकारियों, दूसरों को स्थानांतरित किया जाता था। सिर्फ चोल अभिलेख में जबरन मजदूरी के 100 से अधिक, कितने 100 से ज़्यादा के संदर्भ उदाहरण मिले। यहाँ तक कि किसान और कारीगरों में बिस्ती के अंतर्गत आते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कृषि दासता का उदय और खेत मजदूर अर्थदास हो गए थे। शासकों और बिचौलियों के द्वारा जमीनों पर अधिकार की बढ़ती मांगों के कारण किसान का कृषि भूमि पर अधिकार कम हो गया था। कईयों की स्थिति पट्टेदारों की सी हो गई थी, जिन्हें हटाए जाने का खतरा बना रहता था। कई किसान आर्थिक जोतदार हो गए थे और करों और बोझ के जबरन कर्जदार किसानों का दबाव बढ़ गया था। कई तरह के अधिशेष उत्पादन के अतिरिक्त भाग लिया जाने लगा था। आर्थिक मांगों के अतिरिक्त दमन एक मुख्य तरीका हो गया था। नए संपत्ति संबंधों के उदय ने नए आर्थिक दमन की शुरुआत की थी। राजा राज चोल ने अभिलेख में 50 प्रकार के करों का और करों की मांगों का कि कर बहुत सारे हो गए थे। करों की मांगों के बढ़ते हुए दबाव का पता चलता है। यह एक अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। भूमि अनुदान पाने वालों को जमीन के साथ साथ मानव संसाधनों का हस्तांतरण भी यह दर्शाता है कि एक गाँव के किसान हस्तकार कारीगर गांव से जुड़े होते थे और दूसरे गांव पर एक दूसरे पर निर्भर होते थे। जमीन से उनका जुड़ाव अनुदान पाने वाले का उन पर नियंत्रण बनाए रखता था। सापेक्ष रूप से 500 सालों तक सर्वेक्षण की अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर गांव में वर्ण व्यवस्था के अंदर काम करने वाले किसान उस समय की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की खास विशेषता थी। भारतीय सामंतवाद सिद्धांत के विरोध में स्वायत्त किसान सामंत सिद्धांत दिया जाता है कि भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत के विरोध में क्या दिया जाता है, के विरोध में क्या दिया जाता है? स्वायत्त समाज का ये स्वायत्त समाज का सिद्धांत दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत में स्वायत्त किसान क्षेत्र नाडु कहलाते थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत में स्वायत्त किसान क्षेत्र नाडु कहलाते थे। वे परिवार समूह के संबंध से संगठित होते थे। कृषि उत्पादक इसका नियंत्रण नाडु के लोगों को अर्थात नयतार के द्वारा संचालित होता था। नयतार नाडु की जनता को कहा जाता था। इस संगठन के सदस्य वल्लार या फिर गैर ब्राह्मण किसान होते थे। उनकी स्वायत्तता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब राजा या प्रधान भूमि अनुदान देते थे तो आदेश नरतार की सलाह पर जारी किए जाते थे। आदेश उन्हीं के दिए जाते थे। वे दान में मिली जमीनों का निर्धारण देखरेख करते थे, क्योंकि वे उत्पादन के संगठक थे। ब्राह्मण और दूसरे प्रभावी किसान उत्पादक में उनका साथ देते थे। ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत का प्रवर्तक ग्रामीण आत्मनिर्भरता का विश्वास रखते थे, जो कि भारतीय समाज का महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत और स्वायत्तता किसान समाज के सिद्धांत को मानने वाले उनके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था काफी जटिल थी और इसके चरित्र को समझने के लिए एक सामान्य विश्लेषण करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिरूपों पर काम करना होगा। अब कुछ शब्दावलियों पर देख लेंगे। इस इकाई में 8वीं से 13वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था की समीक्षा पर निम्नलिखित तत्व ऊपर कराए, सारांश बता रहा है, ठीक है। भूमि अनुदान के कारण पूरे भारत उपमहाद्वीप में कृषि का वास्तविक विस्तार हुआ था, जबकि विशेष अधिकार खाली पड़ी जमीनों जंगल के क्षेत्रों में विस्तार अधिक हुआ था। साथ ही साथ वैसे क्षेत्रों में भी अनुदान दिए गए हैं जहाँ पहले से खेती होती थी। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों की वैचारिक रुचियाँ भूमि अनुदानों में थी। इन दोनों ने भूमि अनुदानों की बहुत प्रशंसा की है।
श्रेणीगत भूमि अधिकारों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कृषि बस्तियों का उदय हुआ था। राजकीय अधिकारी, व्यापारी, कारीगर इत्यादि जो कि कृषक नहीं थे को भी जमीन में रुचि बढ़ी थी। सिंचाई, कृषि के यंत्रों, फसल और फसल की पद्धति में सुधार हुआ था। विभिन्न वर्गों, पारस्परिक संबंधों जो कि किसान से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण तनाव को रेखांकित करता है। और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि के स्वरूप पर विद्वानों के विचार, जिससे मुख्य विशेषताएं सामने आई है। भारतीय मुख्य विशेषता क्या सामने आई? भारतीय सामंतवाद और किसान राज्य और समाज। शब्दावली: अग्रहार ब्राह्मणों को अनुदान में मिला गांव जिसका भूमि पर उन्हें राज्य नहीं होता था। ब्राह्मणों को अनुदान में मिला गांव जिसका भूमि पर उन्हें राज्य को नहीं देना पड़ता था। आर्थिक: वह कृषि जो कि दूसरों का खेत जोतता है, कृषक जो दूसरों का खेत जोतता है आधी फसल पाता है। बसाडी: जैन बिहार सस्ता। ब्रह्मदेय: कर मुक्त जमीन गांव जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती है। दमार: कश्मीर के शक्तिशाली अधिकारीगण जिन्होंने जमीन में रुचि विकसित कर ली और वे ब्राह्मणों का विरोध करने लगे। देवदान: कर मुक्त जमीनें जो कि उपहार में ब्राह्मणों के मंदिरों के देवताओं के नाम से दी जाती थी। जैन और बौद्धों को दी जाने वाली भूमि पल्ला चंदा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पल्ला चंदा कहते हैं। धर्मशास्त्र: ब्राह्मण ग्रंथ और कानून के ग्रंथ। हल्लीन: हल चलाने वाला। कसरत: खेत जोतने वाला।